Welcome everybody. This is our second class in JEE Mains previous year question series for chapter Mechanical Properties of Fluids of class 11th. Before this we have made one videos in this series, and all of our previous video and other videos related to this JEE Mains series can be found on our YouTube channel. The name of channel is again Point Basics, and there is a dedicated playlist for this type of videos, and name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions. We have also started similar series for NEET previous year, so you can also go on our channel and check those videos out. And if you found this work useful, then do like these videos, share these videos as much as possible. Your like and share helps, and also subscribe to our channel. If you have any suggestions or doubt, you can comment them. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to provide you better content with better video qualities. So with this, let's start today's video. I think we have covered up to question number 11. Yes, this was the last question which we covered. And today, let's start next question. Here it is. A liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius with radius यहाँ पे a mention है, with horizontal speed v and hits the mesh. 50% of the liquid passes through mesh unaffected, 25% loses its momentum, and 25% comes back with the same speed. The resultant pressure on the mesh will be, तो ये बताना है कि mesh के ऊपर resultant pressure कितना होगा. So let's start. तो सपोज कीजिए हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड है जो बाहर आ रहा है, लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड कितना है, m kg सपोज कीजिए बाहर आ रहा है विद वेलोसिटी v. और यहां पे हम जो पूरी कैलकुलेशन होंगे वो 1 सेकेंड के लिए करेंगे. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी v है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मास. ये जो मास m है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये v ही करेगा. कैसे, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. अगर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. सो जो लिक्विड कमिंग आउट है वो m kg है, उसकी वेलोसिटी v है और वो डिस्टेंस v ट्रेवल करता है. अब ये बोला गया 50% ऑफ द लिक्विड पासेज थ्रू मैश अनइफेक्टेड. तो 50% एज इट इज चला जाता है, तो जो अनअफेक्टेड पार्ट है, अनअफेक्टेड कितना हो गया 50% ऑफ m. उसके बाद 25% लूजेस ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम. जो मोमेंटम लूज करता है, लूज ऑल मोमेंटम, वो कितना है 25% है. एंड जो कम्स बैक है, जो वापिस आता है, वो है 25% अगेन. और आप ऐड करोगे तो ये 100% हो जाएगा. अब जो अनअफेक्टेड है, अगर हम ओनली अनअफेक्टेड के लिए कैलकुलेशंस करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी v थी और फाइनल वेलोसिटी भी v ही होगी, बिकॉज ये एज इट इज पास आउट हो गया, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया. और हम यहाँ पे डायरेक्शन अटैच कर देते हैं साथ में, सपोज कि वो हॉरिजॉन्टली x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी इसकी सेम है. तो इसके लिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, 0 है. सेकंड वाले के लिए करते हैं, जो कि अपना पूरा मोमेंटम लूज कर देता है, तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी तो थी vi और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बिकॉज तभी वो मोमेंटम लूज करेगा जब वेलोसिटी 0 होगी. और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा
जो कि मास है दैट इज 25/100 इंटू एम इंटू फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल तो जीरो है, ये इनिशियल मोमेंटम हमारे पास अवेलेबल है और इसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। और यहाँ पे है कम्स बैक, ये 25% वापस आ जाते हैं, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो अगर वी इनिशियल आप ले रहे हो वी आई कैप, तो वी फाइनल क्या हो जाएगी, माइनस वी आई कैप। और जब यहाँ पे डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सो ये जस्ट डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 25/100 इंटू एम वी आई विद नेगेटिव साइन। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 25/100 mv और यहाँ से 50/100 mv। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, दोनों नेगेटिव साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इट विल बी -75/100 मास इनटू वेलोसिटी, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास होगा। अब आपको ये बताना है कि प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, आई थिंक यस, कि कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। और ये भी प्रेशर पर यूनिट टाइम हम की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और फोर्स क्या होता है, इट इज dp बाय dt बाय एरिया। dp बाय dt होता है डेल्टा p बाय डेल्टा t बाय एरिया। और यहाँ पे आप डेल्टा p, ये वैल्यू हो गई आपके पास, डेल्टा t 1 सेकेंड हम ले रहे हैं, तो इसको हम कट करके लिख सकते हैं 3/4 m इंटू वेलोसिटी बाय एरिया। नाउ हमने ये तो पूरा सॉल्व कर लिया, अब हमें यहाँ पे मास, वेलोसिटी और एरिया में कोई रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस डू दैट। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक पाइप है, ये हमारे पास एक पाइप है, इसका एरिया ए है, इससे v वेलोसिटी से वाटर बाहर आ रहा है। तो पर सेकंड कितना इससे वाटर बाहर आएगा, पर सेकंड अगर हम बात करें तो हमने जस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था आपको कि पर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, v के इक्वल होगा। यानी इससे जो पर सेकंड वॉल्यूम बाहर आ रही होगी, पर सेकंड इससे बाहर आने वाली वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू वेलोसिटी। ये हो गई वॉल्यूम पर सेकंड। और यहां से हम बना सकते हैं इससे मास पर सेकंड। कैसे, हमको पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम पर सेकंड पता है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा मास पर यूनिट टाइम, दैट इज विल बी ए वी रो। तो ये आ जाता है हमारे पास मास पर यूनिट टाइम ए वी रो। और यहाँ पे जो ये m है, ये हमने मास पर यूनिट टाइम ही लिया है, बिकॉज ये हमने पर सेकंड इनिशियल में स्टार्ट किया था, दैट इज m। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लेके चले थे कि लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड इज m, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली एरिया वेलोसिटी इनटू रो। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 3/4 एरिया वेलोसिटी इंटू रो इंटू वेलोसिटी है ही डिवाइड बाय एरिया। दोनों कैंसिल हो जाएंगे एरिया से एरिया, और फाइनल आंसर बचता है 3/4 डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। एंड हियर इट इज ऑप्शन बी है जो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A thin uniform tube is bent into circle of radius r in the vertical plane, equal volume of two immiscible liquids whose density are ρ1 and ρ2। यहाँ पे ρ2 आना चाहिए, नोट ρ1 मिसप्रिंट है। fill half the circle, the angle theta between the radius vector passing through the common interface and the vertical is। कॉमन इंटरफेस से जो पास होता है और जो वर्टिकल से पास होता है उसके बीच में हमें एंगल बताना है।
सो लेट अस फर्स्ट हम इसका डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं सो दैट हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाए। तो आपके पास एक सर्कुलर ट्यूब है एज पर स्टेटमेंट। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। इसको कॉपी कर लेते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए। इट इज कॉपीड। अब ये बोला गया है इसके अंदर दो लिक्विड डाले गए हैं जिनकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है और मेंशन है दैट ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। तो अगर दो लिक्विड है और एक की डेंसिटी ज्यादा है तो वो दोनों नीचे बैलेंस नहीं होंगे। अगर इक्वल डेंसिटी होते तो बिल्कुल बीच में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते। यहाँ पे ρ1 की डेंसिटी ज्यादा है तो हम ये मानते हैं कि ब्लू कलर वाला हमारा ρ1 है। सो जो ये वाला लिक्विड होगा ये स्लाइटली इस पॉइंट तक आएगा। ओके और उसके बाद हमारा सेकंड लिक्विड आएगा। होपफुली ये हम सेकंड लिक्विड ले लेते हैं। ओके और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको शायद बाद में यूज करना पड़ जाए। यस नाउ अब ये बताना है द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू द कॉमन इंटरफेस। तो इन दोनों का कॉमन इंटरफेस कहाँ है? यहाँ पे है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं। तो हमें इसके बीच में यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी जो कि वो सेंटर की तरफ जाएगी और हम यहाँ पे सेंटर अज्यूम करते हैं एंड ये आपका वर्टिकल लाइन होगी। इसको हम यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो ये मेंशन है कि ये जो ये वाला एंगल है ये एंगल आपके पास थीटा है और आपको इस एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ अब हम क्या करते हैं पहले थोड़ा बेसिक्स करते हैं यहाँ पे एंड अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं। मल्टीपल टाइम्स यूज करना होगा। सो एज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट में एक बोला गया इक्वल वॉल्यूम्स यानी कि दोनों लिक्विड की वॉल्यूम इक्वल है। अब बिकॉज जो आपकी ये आपका जो ट्यूब है ये क्या है? यूनिफॉर्म ट्यूब है। ये यूनिफॉर्म ट्यूब है और यहाँ पे हम नेमिंग दे देते हैं कि सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बिकॉज यूनिफॉर्म ट्यूब है तो यूनिफॉर्म का ट्यूब का मतलब क्या होगा? एरिया इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पे एरिया ज्यादा हो गया या यहाँ पे एरिया ज्यादा हो गया। एंड यूनिफॉर्म ट्यूब मींस एरिया कांस्टेंट और ये बोला गया कि वॉल्यूम दोनों की इक्वल है तो V1 इज इक्वल टू V2। और अगर आपके पास दो वॉल्यूम्स हैं तो आप उनको क्या लिख सकते हो? एरिया टाइम्स लेंथ। तो V1 के लिए हम लिख सकते हैं एरिया टाइम्स जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल से लेते हैं, स्मॉल ABC। और जो हमारा ρ1 लिक्विड है उसकी लेंथ है स्मॉल AB इंटू V2 एरिया इंटू जो V2 की लेंथ है दैट इज BC। तो यहां से हम देख सकते हैं इजिली दैट AB इज इक्वल टू BC। और साथ में ये भी मेंशन है कि ये कितना फिल करते हैं? हाफ ऑफ द सर्कल। ये हाफ सर्कल को फिल करते हैं मींस अगर आप एक ऐसे लाइन लगा दो यहां से, अगर आप एक ऐसे लाइन लगाते हो तो ये लाइन क्या है आपके लिए? ये लाइन डायमीटर का काम करेगी। इन्होंने आधे सर्कल को फिल कर दिया है। ओके और हमें ये भी पता है दैट AB इज इक्वल टू BC। और अगर हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है कि AB इज इक्वल टू BC तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है आपका, अगर वहां पे हम बोल दें O तो एंगल AOB, इसको हम थोड़ा वापस साफ करके लिखते हैं इसको भी। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल
BOC, और ये किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हाइट मेजरमेंट्स करेंगे और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी की चीजों को स्टडी करेंगे। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगा लेते हैं, बिकॉज उसका लाइन का हम फर्दर यूज करेंगे। हम एक लाइन ऐसे यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर हम एंगल्स देखें तो हमें पता है ये एंगल कितना है, थीटा है। और हमें ये पता है कि जो आपका ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये दोनों क्या है, ये सरकमफ्रेंस के हाफ को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी हमारे पास अवेलेबल है। लेट मी इसको हम साइड में करके आपको बताते हैं। हमें ये पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी है और ये हाफ को भरता है। अगर ये हाफ को भरता है तो ये डिस्टेंस टोटल किसके इक्वल है, ये पाई इंटू आर के इक्वल है, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर। ये दोनों पाई आर के इक्वल है, तो यहां से अगर आप ओनली बीसी की वैल्यू निकालो तो बीसी आ जाएगा पाई आर बाय 2। जो बीसी है वो पाई आर बाय 2 हो जाएगा। तो उस इससे आप बोल सकते हो कि जो एंगल सी ओ बी, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, वो 90 डिग्री का है। और सिमिलरली बिकॉज जो ये वाली लाइन है आपकी, जो आपकी एक ग्रीन लाइन है, इसको अगर हम नेमिंग दे दें, सपोज इसको हमने बोल दिया यहाँ पे डी और इसको हमने बोल दिया ई। ये जो आपकी लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस येलो लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो जो ये वाला एंगल है ये भी थीटा होगा, और उसके बाय प्रोडक्ट जो ये वाला एंगल है ये एंगल भी थीटा ही होगा। और इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं। Here it is copied। अब यहाँ पे हम हाइट्स मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास कौन सी हाइट्स हैं, तो इसको हम ब्लू कलर से, नोट ब्लू कलर, सेपरेट कलर लेते हैं। ओके, दिस वन लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ये इंटरफेस है जहां पे दोनों मैच करते हैं, तो हम एक हाइट यहाँ की लेंगे, ये वाली, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। एक तो हम ये ग्राउंड से ये मेजर करेंगे, एक हम ग्राउंड से ये जो टॉप सी पॉइंट है ये हाइट मेजर करेंगे, और एक हम ग्राउंड से जो ए पॉइंट है इसकी हाइट मेजर करेंगे। तो ये जो ये वाली हाइट है इसको हम लेते हैं h2, और जो ये वाली हाइट है इसको हम ले लेते हैं h2 डैश, और जो ये वाली हाइट है इसको हम ले लेते हैं h1। नाउ अब हमें ये पता है लिक्विड के अंदर सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। तो अगर हम यहाँ पे बॉटम पे आए, ये पॉइंट, और इसको हम बोल देते हैं पॉइंट x, तो पॉइंट x पे हम प्रेशर निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से प्रेशर निकालते हैं, और फिर हम इनको बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। सो px जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है हमारे पास ρ1। जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे कुछ पार्ट हमारे पास ρ1 का है और कुछ पार्ट ρ2 का है। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रेशर आता है h1 ρ1 g, और राइट हैंड से प्रेशर आता है px पे, ये आता है h2 ρ1 g, बिकॉज h2 तक जो लिक्विड है, यहाँ पे ρ1 वाला लिक्विड है, उसके बाद ρ2 वाला लिक्विड स्टार्ट होता है, प्लस h2 डैश ρ2 g। और ये बिकॉज ये सेम पॉइंट के प्रेशर है तो ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम जब इक्वल करेंगे तो g को कैंसिल कर सकते हैं। सो h1 ρ1 इज इक्वल टू h2 ρ1 प्लस h2 डैश ρ2। सो अब इस रिलेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बिकॉज डेंसिटी तो ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें h1 h2 और h2 डैश जो है हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो जो h2 है
ये वाला आपका कंप्लीट डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। लेट मी, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें पूरे डायग्राम को, तभी आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। और अब हम क्या करते हैं, हम सिंगल उससे ड्रॉ करते हैं सो दैट डिस्टेंसेस को हम इजीली एक्सप्लेन कर पाए। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द लाइंस। सबसे पहले हम ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। उसके बाद येलो लाइन है हमारे पास जो डाउनवर्ड जाती है। उसके बाद हमारे पास एक वाइट लाइन है जो ऐसे क्रॉस करती है, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे क्रॉस हो रही है और हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। ये हमारे पास सी डी है, ये हमारे पास एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास ए है आई थिंक, और यहाँ पे ई पॉइंट है, और एक वाइट लाइन हमारे पास यहाँ भी है जो कि बी पॉइंट पे जाती है। ये बी पॉइंट है। एंगल्स मार्क कर देते हैं। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल थीटा है, और ये सेंटर पॉइंट हमारा ओ है। सो नाउ हमें ये पता है कि सेंटर पॉइंट ओ है, तो सेंटर से आप कोई भी सर्कल पे डिस्टेंस मेजर करते हो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वो रेडियस के इक्वल होता है। और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, h1 है। सो अगर आप यहाँ पे, आपको ये पता है कि जो ओ ए है वो रेडियस के इक्वल है, तो अगर आप यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और हम यहाँ पे ई यूज कर चुके हैं, अब एफ करते हैं, तो जो ए एफ है, ए एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये आपके पास हो जाएगा आर साइन थीटा। सो ए एफ की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। और अगर आपको ए एफ पता है तो आपके लिए एच निकालना ईजी हो जाएगा, बिकॉज जो H1 है वो जस्ट क्या होगा, रेडियस, जो ओ एक्स है वो रेडियस के इक्वल है। अगर ओ एक्स में से आप ये ए एफ को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बच जाएगा, H1। सो इट विल बी जस्ट आर माइनस आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। नाउ कमिंग टू H2। अगर हम H2 की बात करें तो ये हमारे पास है, एक तो ये हमारे पास H2 है, और एक ये हमारे पास है H2 डैश। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। सिमिलरली ये हमारे पास R है, ये पॉइंट B है, F हम यूज कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे G मार्क कर दें, तो अगर हम OG निकालने जाएं, जो OG होगा वो दैट विल बी R cos थीटा। और यहां से H2 हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट H2 इज इक्वल टू R माइनस R cos थीटा। तो H1 R माइनस R sin थीटा, H2 इज R माइनस R cos थीटा। नाउ कमिंग टू H2 डैश। तो जो हमारा H2 डैश है वो दो हाइट्स का कॉम्बिनेशन होगा। एक हाइट हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, और एक हाइट हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। तो G हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पे हम H यूज करते हैं, और यहाँ पे हम I यूज करते हैं, बिकॉज हमें पता है ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। सो H2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, बी एच के, बी एच प्लस सी आई के। और जो बी एच है, दिस बी एच, ये किसके इक्वल होगा, ये जस्ट आपका इक्वल होगा जो आपके पास OG है। और जो OG है, OG की वैल्यू आपको पता है R cos थीटा है। और नाउ कमिंग टू सी आई, जो सी आई होगा आपका वो जस्ट क्या होगा, OC इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, जो कि जस्ट ये जो आपका ए एफ था इसके इक्वल होगा। सो इट विल बी आर, बिकॉज ये आर है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। सो आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो आपके पास तीनों डिस्टेंसेस आ गए, H1 आ गया, ये H2 है, और ये H2 डैश भी हमारे पास आ गया। सो यहाँ पे वापस आते हैं।
रो वन कॉमन ले लेते हैं, रो वन कॉमन, तो एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू एच टू डैश इंटू रो टू। रो वन, जो एच वन हमने निकाला है, एच वन इज आर माइनस आर साइन थीटा और एच टू इज आर माइनस आर कोस थीटा। सो आर माइनस आर साइन थीटा माइनस आर कोस थीटा इज इक्वल टू एच टू डैश जो हमने निकाला है, इट इज आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। सो सॉल्व करते हैं फर्दर, इंटू रो टू है यहाँ पे। सो रो वन आर माइनस आर साइन थीटा माइनस आर प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। रो टू, आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आर कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा रो वन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे रो टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। सो यहाँ से हम डेंसिटीज का रेशियो भी निकाल सकते हैं और एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करते हैं, कोस थीटा वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं, कोस रो वन कोस थीटा माइनस रो वन साइन थीटा इज इक्वल टू रो टू कोस थीटा प्लस रो टू साइन थीटा। अब जो ओनली कोस है उन टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और ओनली साइन को एक साइड कर लेते हैं, सो दैट हम साइन बाय कोस फॉर्म कर सकें। सो ये हो जाएगा रो वन माइनस रो टू कोस थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, सो रो टू प्लस रो वन इंटू साइन थीटा, और फर्दर साइन बाय कोस हो जाएगा टेंजेंट, सो रो वन माइनस रो टू बाय रो वन प्लस रो टू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है, तो इसको कॉपी करते हैं और कंपेयर करते हैं। कोस हमारा आंसर बहुत ऊपर रह गया है, इट इज बीइंग ए लॉन्ग कैलकुलेशन। सो पेस्ट करते हैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, हियर इट इज। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से अगर आप थीटा लिखना चाहते हो तो थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स रो वन माइनस रो टू डिवाइड बाय रो वन प्लस रो टू। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें व्हाट वी गिवन, हमें डेंसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वो रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं जो हमारा लास्ट का रिजल्ट था जब हम, हियर इट इज, ये हमारे पास डेंसिटी वाला पार्ट है। अगर हम इस पार्ट को कॉपी कर लें और अगेन सॉल्व कर दें तो हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, देन आप इसको थोड़ा बेटर वे में समझ पाएंगे, बिकॉज हो सकता है कि आपको ये मल्टीपल टाइम्स देखना पड़े। तो ये हमारे पास रिलेशन आया था और हमें डेंसिटीज का ओनली रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से रो वन बाय रो टू हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अगर कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा वन प्लस साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, और नीचे से भी कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस टेंजेंट थीटा। सो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास डेंसिटीज का रेशियो आएगा वन प्लस टेंजेंट बाय वन माइनस टेंजेंट, और यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा यूज किया गया है। सो ऑप्शन जो आपका सी है ये
राइट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप इस हमारा जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया है इसमें भी वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A uniform cylinder of length L, mass m, having cross-sectional area A, suspended with its vertical length from a fixed point by a massless spring, such that half submerged in liquid of density rho at equilibrium position. Extension of the spring when it is in equilibrium. तो जब ये equilibrium में है तब हमें यहाँ पे एक्सटेंशन बतानी है स्प्रिंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड में करके डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारी रिज सपोर्ट है और इसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है और इस स्प्रिंग पे हमने क्या लगा दिया है, एक सिलेंडर है जिसका मास m है, लेंथ l है। सो सपोज ये सिलेंडर है हमारा, मास m है, लेंथ l है, एरिया a है, स्प्रिंग मासलेस है और ये लिक्विड के अंदर कितना है, हाफ इन द लिक्विड है, हाफ सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो यहाँ के इसके आसपास यहाँ पे लिक्विड है। तो अभी जो सिनेरियो होगा, इस सिनेरियो में जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इसका जो mg है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इस पे एक kx है, फोर्स कांस्टेंट kx, रिस्टोरिंग फोर्स, वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा और साथ में यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स होगा जो इस पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। नाउ बिकॉज जो kx है वो सिर्फ रिमेनिंग मास को बैलेंस करेगा। जब ये आपका ऑब्जेक्ट हाफ डूबा हुआ था पानी के अंदर तो इस पे के ऊपर बॉयंट फोर्स लगा, तो अगर बॉयंट फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाता है तो ओनली देन इसको kx बैलेंस करेगा, एल्स kx को इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो kx होगा वो जस्ट क्या होगा, mg माइनस fb। अगर बॉयंट फोर्स इसके mg के इक्वल हो जाता है तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी और अगर बॉयंट फोर्स कम होता है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी और वही एक्सटेंशन की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो mg तो हमें पता है एज यूजुअल, हमें यहाँ पे बॉयंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो जो बॉयंट फोर्स होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। नाउ ये मेंशन है कि जो इसका हाफ ये इट इज हाफ सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड के अंदर हाफ डूबा हुआ है, यानी कि आधी वॉल्यूम इसकी लिक्विड के अंदर है। इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास है सिग्मा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा गिवन है, सो सिग्मा इनटू जी, ये हमारे पास रिलेशन हो जाता है। सो हियर यहाँ पे आ जाएगा mg माइनस वी सिग्मा जी बाय 2। अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शंस के अंदर आपको लेंथ एरिया है, यहाँ पे भी लेंथ एरिया है, तो हम क्या करते हैं इस पूरे सिस्टम को लेंथ और एरिया में कन्वर्ट करते हैं। सो mg वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ सिग्मा जी बाय 2। ओके, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, mg है जो, बिकॉज यहाँ पे मास डिवाइड में भी है तो हम पूरा का पूरा mg कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज आंसर हमें इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ से g चला गया बट m डिवाइड में आ जाएगा और एरिया l सिग्मा रह जाएगा, ए एल सिग्मा बाय 2m, ये हमारे पास रह जाएगा। और ये किसके इक्वल है, kx के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k डिवाइड में आ जाएगा, तो इट विल बी mg बाय k 1 माइनस ए एल सिग्मा बाय 2m। तो अगर हम कंपेयर करें, here is the option C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
So in next question, a ball is made of material density rho, बॉल की डेंसिटी रो है, सच दैट जो बॉल की डेंसिटी है वो ऑयल से ज़्यादा है एंड वाटर से कम है। यहाँ पर मेंशन है दैट ऑयल से ज़्यादा डेंसिटी है रो, और रो डेंसिटी किसकी है, बॉल की डेंसिटी है, और उसके बाद आता है वाटर, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की है, फिर बॉल की है, और फिर ऑयल की है, और जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है, यानी वो सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जस्ट डायग्राम बताना है। तो हेयर इट इज़ वाटर, सबसे नीचे वाटर, उसके ऊपर बॉल होगी, ये दोनों के बीच में है, और यहाँ पे ये इनके ऊपर ऑयल होगा। सो ऑप्शन बी है जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ये बॉल बीच में क्यों होगी, तो ये बीच में इसलिए होगी, नंबर वन, ये बोला गया है कि दोनों इमिसिबल हैं, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। तो जो डेंसिटीज हैं, यानी जो लिक्विड्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। अब जो आपकी बॉल है वो वाटर से डेंसिटी वाइज हल्की है, तो वो उसमें फ्लोट करेगी, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, बट वो ऑयल से डेंसिटी वाइज हैवी है, तो वो ऑयल के नीचे फ्लोट करेगी। तो दैट्स वाई जो बॉल है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। और हाँ, इसका जो कितना अमाउंट इसका ऑयल में होगा और कितना अमाउंट वाटर में होगा वो वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि डेंसिटी में रिलेशन क्या है, कि ये वाटर के नीचे कितना अमाउंट होगा और वाटर के ऊपर कितना जो कि ऑयल में होगा, वो डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे, इन डेंसिटीज के रेशियो पे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical charge spheres are suspended by strings of equal lengths. The strings make an angle 30 degree with each other. एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। When suspended in liquid of density, liquid की डेंसिटी गिवन है, the angle remains the same if the density of the material, मटेरियल की डेंसिटी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड हमें यहाँ पे बताना होगा। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो पहले ये हम ये सपोज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये एयर में है, और उसके बाद हम इनको कहाँ पे डाल देते हैं, एक लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। तो लिक्विड के अंदर डालने से क्या होगा, एक तो बॉयंट फोर्स लगेगा, इनके ऊपर बायोंसी लगेगी, और एक बिकॉज ये चार्ज है, दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो चेंज हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होने की वजह से जो इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास ये फर्स्ट स्फेयर है, ये सेकंड स्फेयर है, और इन दोनों को हम थ्रेड से ज्वाइन कर देते हैं। सपोज ये पहले वाले की थ्रेड है और ये दूसरे वाले की थ्रेड है, और एज पर क्वेश्चन 30 डिग्री विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे, बिकॉज ये थ्रेड है तो थ्रेड के अंदर टेंशन होगी, यहाँ पे होगी टेंशन टी, और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पे सेम चार्ज होगा, और अगर दोनों पे सेम चार्ज है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो ऐसे लगेगा, यानी कि एफ इलेक्ट्रिक यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा। ये टी है, और यहाँ पे हमारे पास टी के कंपोनेंट आ जाएंगे अगर हम कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, तो ये वाला 15 होगा और ये वाला 15 होगा। सो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा, और ये यहाँ पे हो जाएगा टी साइन थीटा, और डाउनवर्ड होगा एम जी, बिकॉज एम जी भी होगा यहाँ पे, दोनों जो पार्टिकल हैं इन दोनों का मास भी होगा। तो टी कोस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब ये बोला जाता है कि जैसे आप इनको एक लिक्विड में सस्पेंड करते हो, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो जो एंगल है वो एंगल चेंज नहीं होता। ओके, तो हम यहाँ पे इनको लिक्विड में सस्पेंड कर देते हैं। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, ये दूसरा हो गया, और बिकॉज एंगल चेंज नहीं हो रहा तो एंगल उतना ही रहेगा। तो बट एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, बट जो ये फोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है ये चेंज हो जाएगा।
तो हम इसको अभी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ई डैश, एम जी एज इट इज रहेगा, टेंशन को भी चेंज होना पड़ेगा, यहाँ पे ये टी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स और लग जाएगा जो कि होगा बॉयंसी, और एक यहाँ पे बिकॉज ये एंगल थीटा है और ये एंगल चेंज नहीं हुआ, ये अगेन अभी भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एक तो बॉयंसी होगा और एक यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा टी डैश कोस थीटा, और यहाँ पे एक आ जाएगा टी डैश साइन थीटा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो गया तो टेंशन भी चेंज होगा, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों के लिए। जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा के, और जो mg है वो हो जाएगा टी कोस थीटा के इक्वल। सेकंड वाले में एफ ई डैश हमारे पास हो जाएगा टी डैश साइन थीटा, और एंगल चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे एज पर स्टेटमेंट कि एंगल रिमेन्स द सेम, और mg हो जाएगा बॉइंट फोर्स प्लस टी डैश कोस थीटा। तो हमें यहाँ पे जो अभी कैलकुलेशन करनी है दो, पहली कैलकुलेशन है कि हमें बॉइंट फोर्स निकालना है, और दूसरी कैलकुलेशन है कि हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डालने की वजह से हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर गया होगा। सो जो बॉइंट फोर्स हो जाएगा वो होता है v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, और ये वॉल्यूम किसकी है, इस स्फीयर की। स्फीयर की वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो, मास इनटू मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। नाउ कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, m और g तो एज इट इज रखेंगे हम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये देखिए ग्राम में गिवन है, बट जो डेंसिटी ऑफ स्फीयर है ये भी ग्राम में गिवन है, तो दोनों की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें फर्दर कैलकुलेशन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेंसिटी लिक्विड की हो गई और स्फीयर की डेंसिटी 1.6, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देगा हमें mg/2। तो हमारे पास बॉइंट फोर्स आ गया और ये बोला गया है कि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी वजह से फोर्स में चेंज आ रहा है। नाउ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नोड चार्ज 1 चार्ज 2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग सिनेरियो था। अब आपने इसको एक लिक्विड के अंदर डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कोई k, तो उस सिनेरियो में जो एफ ई डैश हो जाएगा इट विल बी 4 पाई k इंटू एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस में रिलेशन आएगा दैट एफ ई डैश इज इक्वल टू एफ ई बाय के, ये इन दोनों के हमारा रिलेशन आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एफ बी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास टी डैश कोस थीटा की वैल्यू आएगी और हमारे पास टी कोस थीटा की वैल्यू है। फिर इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो एम जी इक्वल्स टू mg/2 प्लस टी डैश कोस थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, और यहाँ से टी डैश कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास mg माइनस mg/2 दैट इज mg/2। अब अगर हम देखें हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ से भी हमारे पास t/t डैश आएगा और इस दोनों इक्वेशन से भी हमारे पास t/t डैश आएगा। लेट मी शो यू हाउ। सो जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है एफ ई बाय एफ ई डैश इज इक्वल टू t/t डैश। ये वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करते हैं, t कोस थीटा
बाय टी डैश कोस थीटा, तो ये हो जाएगा टी बाय टी डैश, और यहां से मिलेगा mg बाय mg बाय 2, mg डिवाइड बाय mg बाय 2, तो ये कैंसिल करके यहां से आ जाता है t बाय टी डैश इज इक्वल टू 2, और ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो यहां से आ जाता है एफ ई इज इक्वल टू एफ ई डैश, और ये 2 के इक्वल है, और यहां से एफ ई डैश की वैल्यू आ जाती है एफ ई बाय 2, और जस्ट हमने अभी एक रिलेशन बनाया था, हेयर इट इज एफ ई डैश इज इक्वल टू एफ ई बाय के, अगर, और जो हमने अभी बनाया है दैट एफ ई डैश इज इक्वल टू एफ ई बाय 2 यहाँ पे, तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट के इज इक्वल टू 2, तो ऊपर जाते हैं एंड हेयर इट इज, जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जार इज फिल्ड विद टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड 1 and 2 having densities ρ1 and ρ2 respectively. A solid ball made of density ρ3, सो बॉल की ρ3 है, लिक्विड की ρ1 है, और ये दूसरे वाले लिक्विड की ρ2 है, तो हमें जस्ट डेंसिटी का कंपैरिजन बताना है। तो डेंसिटी कंपैरिजन में क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो सबसे नीचे होगा, तो यहाँ पे जो ρ2 है वो सबसे ज्यादा होगी, बाकी इससे कम होगी, फिर ρ3 आएगी बिकॉज बॉल बीच में है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पे आएगी ρ1, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा वो सबसे नीचे, फिर उससे लोअर, और फिर सबसे लोअर, सो ρ2 इज ग्रेटेस्ट, हियर इट इज, आई थिंक नहीं, ये रहा, ρ2 सबसे ज्यादा है, फिर ρ3 है, फिर ρ1 है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A fluid is flowing through a horizontal pipe of varying cross section with speed v meter per second at the point where pressure is p pascal. At another point where pressure is p by 2 pascal, its speed is capital V. If the density of the fluid is rho and the flow is streamline, then v is equal to, तो हमें v की वैल्यू बतानी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास बर्नौली थ्योरम होती है, बर्नौली थ्योरम का यूज करेंगे, और जो बर्नौली थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर प्लस रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, पहले पे वेलोसिटी स्मॉल v है, प्रेशर p है, हाइट h1 ले लेते हैं, दूसरे पे प्रेशर p बाय 2 है, वेलोसिटी कैपिटल v है, हाइट h2 ले लेते हैं, और दोनों के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। सो P1 प्लस हाफ, बिकॉज सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है तो डेंसिटी में चेंज नहीं होगा, रो स्मॉल v स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू P2 दैट इज p बाय 2, यहाँ पे ओनली p यूज करेंगे, मेंशन है p, सो p बाय 2 इज इक्वल टू हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर प्लस रो जी h2। नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे बोला गया कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हर पॉइंट की हाइट क्या है, इक्वल है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और हमें जस्ट कैपिटल V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये p बाय 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p बाय 2, p माइनस p बाय 2 इज p बाय 2 प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो कैपिटल V का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो ये इसको इधर ले आते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा p बाय रो प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, और रो डिवाइड में आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर, और फिर इसका आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, सो p बाय रो प्लस v स्क्वायर, तो ये आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर between A and B
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 to 20 रिस्पेक्टिवली, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, हमें रेट ऑफ फ्लो बताना है। तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो, इसको ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड, और इसको आप लिख सकते हो एरिया टाइम्स वेलोसिटी। तो हमें एरिया तो गिवन है ऑलरेडी, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है। सो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें ये पता है कि लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम फ्लो करती है, वॉल्यूम फ्लोइंग इज कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A1 यानी कि इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। ये हो गया हमारे पास। A1 कहाँ का एरिया है, A पॉइंट का एरिया है, और A2 B पॉइंट का एरिया है। एरियाज हमारे पास मेंशन है। सो 40 इंटू V1 इज इक्वल टू 20 इंटू V2, और यहाँ से हमारे पास V1 बाय V2 का रेशियो आ जाएगा 20/40 यानी कि हाफ। अभी हमारे पास दोनों वेलोसिटीज का रेशियो आया है, वैल्यू नहीं आई है। तो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और वैल्यू फाइंड आउट के लिए हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम का यूज करेंगे। और बिकॉज जो पाइप आपका हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे हाइट वाली टर्म्स हम लेंगे नहीं, बिकॉज हाइट दोनों के लिए इक्वल मानी जाएगी। आप यहाँ पे कैसे एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, तो दोनों के लिए हाइट सेम रहेगी। तो हम ओनली प्रेशर और वेलोसिटी टर्म्स लिखते हैं। सो पहले के लिए हो जाएगा ए पॉइंट के लिए, it will be P1 plus half rho V1 square equals to P2 plus half rho V2 square। So अब हम क्या करते हैं, इधर P2 को इधर ले आते हैं, और एक और रिलेशन होता है जो हम वी कैन इजिली यहाँ से बर्नौली थ्योरम से पता कर सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी कहीं किसी एरिया में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर वहाँ पे कम होता है। सो हमें ये पता है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो वी पॉइंट की वेलोसिटी है वो ट्वाइस है ए पॉइंट की वेलोसिटी के। तो यानी कि जो P2 है वो प्रेशर कम है एज कंपेयर टू P1। सो जो P1 है वो ग्रेटर है, P2 स्मॉलर है। तो हमें यहाँ पे P1 माइनस P2 बनाना होगा, ना कि P2 माइनस P1 बनाना होगा। सो P1 माइनस P2 हो जाएगा, हाफ तो हम कॉमन रखेंगे यहाँ पे रो1, और बिकॉज सेम लिक्विड है तो डेंसिटी सेम ही रहेगी, रो1 रो करने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी सेम रो ही रहेगी। और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। जो P1 और P2 का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस है वो हमें गिवन है कि प्रेशर में कितना चेंज आता है, 700 का चेंज आता है। तो दैट्स द चेंज। सो यहाँ पे 700 हाफ जो डेंसिटी है, यहाँ पे हम वाटर की लिक्विड की वाटर है, यहाँ पे जो लिक्विड है डेंसिटी भी गिवन है 1000, एंड जो V2 है, V2 आ जाएगा 2V1। सो 2V1 का स्क्वायर यानी कि 4V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3V1 का स्क्वायर। सो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 14/10 इज इक्वल टू 3V1 का स्क्वायर। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो V1 की वैल्यू आएगी 0.68 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना था रेट ऑफ फ्लो जो कि होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। और हमने V1 निकाला है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा 40 इंटू 0.68, और ये सोल्व करके आएगा, ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, इसको हम 40 इंटू 68 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें देगा 2720। अब ऊपर जाके कंपेयर करते हैं,
Here it is. Option B is the right answer. So that was the last question for today. होपफुली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया उन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया होगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर और किस वे में आंसर करना है वो समझने में मदद मिली होगी। एंड स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आल्सो if possible do make some donation. It helps a lot to keep this series going. So again, thanks for watching. We will meet in next video.